नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। लगातार ये बड़ी कवरेज, ये महा कवरेज जारी है। नया संसद भवन, नया इतिहास, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी। संसद में महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ेगी। ये वो बिल है जिसका इंतजार 27 सालों से किया जा रहा था। 1996 में पहली कोशिश एचडी देवगौड़ा सरकार की तरफ से की गई। ये कोशिश जब मुकम्मल नहीं हो पाई, 27 साल का इंतजार करना पड़ा। अब जाकर मोदी सरकार में ये कोशिश मुकम्मल हो पाएगी, ऐसी उम्मीद जरूर जताई जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे भारत का विजन है, कैसे भारत सरकार का विजन है कि हर एक वर्ग को साथ लेकर चलना है और इसमें आधी आबादी की भी वो भागीदारी तय करनी है, जिससे 2047 तक भारत विकसित देश के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी जो नाम है उसे कर सके। आज ये जो बिल है उसे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की तरफ से पेश किया गया, लेकिन इससे ठीक पहले सदन को संबोधित करते हुए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको सुनवाते हैं। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों
बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को ये आश्वस्त करते हुए कि ये सरकार महिलाओं को आगे लाने के लिए, सशक्त करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। अब इस बिल को लेकर कांग्रेस ने क्या सवाल उठाया है और ये क्यों कहा जा रहा है कि ये 33% जो आरक्षण है वो 2024 के चुनावों में नहीं मिल पाएगा, इंतजार 2029 तक करना होगा, ये मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन पहले आप सुनिए कि लोकसभा को संबोधित करने के बाद नए संसद भवन में राज्यसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित करते वक्त क्या कहा। आज नया संसद भवन देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। अभी पार्लियामेंट लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहां पर चर्चा होने के बाद यहां भी आएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा ईज ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का, और जब ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसकी पहली हकदार हमारी बहनें होती है, हमारी नारी होती है, क्योंकि उसी को सब चीजें झेलनी पड़ती है। और इसलिए हमारी प्रयास रहा है और राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका बढ़े, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की भागीदारी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। माइनिंग में बहनें काम कर सके, निर्णय हमारे ही सांसदों की मदद से हुआ। हमने सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बेटियों में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए। उनके मन में इफ्स एंड बट्स का युग खत्म हो चुका है। हम जितना सामर्थ्य, हम जितनी सुविधा देंगी उतनी सामर्थ्य हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें दिखाएंगी। विमेन लेड डेवलपमेंट G20 की सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा और दुनिया के कई देश हैं जिनके लिए विमेन लेड डेवलपमेंट विषय थोड़ा सा नया सा अनुभव होता था, और जब उनकी चर्चा में सुर आते थे कुछ अलग सी सुर सुनने को मिलते थे। लेकिन G20 के डिक्लेरेशन में सबने मिलकर के विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को अब भारत से दुनिया की तरफ पहुंचा है, ये हम सब के लिए गर्व है। विधानसभा और लोकसभा में सीधे चुनाव में बहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विषय है और ये बहुत समय से आरक्षण की चर्चा चली थी। हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया है, लेकिन और ये 1996 से इसकी शुरुआत हुई है और अटल जी के समय तो कई बार बिल लाए गए, लेकिन नंबर कम पड़ते थे, कुछ उग्र विरोध का भी वातावरण रहता था, एक महत्वपूर्ण काम करने में काफी असुविधा होती थी। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है
जिसको आज लोकसभा में रखा गया है। कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। मैं आज आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएंगे तो सच अर्थ में वो शक्ति अनेक गुना बढ़ जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है और जो बिल 1996 में लाने की कोशिश की गई और 1996 के बाद कई सरकारों ने इस बिल को बार बार लाने की कोशिश की, लेकिन ये बिल संभव नहीं हो पाया। विरोधों के वजह से ये बिल एक बार राज्यसभा में पास जरूर हुआ, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। लेकिन 33% महिला आरक्षण की जो बात कही जा रही है, वो महिला आरक्षण की बात इतनी आसान नहीं है। इसमें एक पेच जो है वो फंसा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनावों में ही ये संभव हो पाएगा, ऐसा कहना मुश्किल है, ऐसा कहना गलत है। क्योंकि फिलहाल अगर आप इसकी कॉपी को देखेंगे, महिला आरक्षण की कॉपी को देखेंगे, महिला आरक्षण बिल की कॉपी को देखेंगे, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरफ से जाना जा रहा है, इसमें एक पेच है। एक पॉइंट नंबर 5 को अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि महिला आरक्षण अभी संभव नहीं है, 2024 में संभव नहीं है। अगर ये दोनों सदनों से पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तब भी 2024 में इसके मुताबिक सीटों को आरक्षित करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो ये है कि पहले जनगणना होगी, फिर डिमिलिटेशन होगा और उसके बाद सीटें बढ़ेंगी, जिसके आधार पर ये जो 33% आरक्षण है वो दिया जा सकता है। विधानसभाओं में भी 1/3 विधायक महिलाएं होंगी। हम आपको एक बिल की कॉपी दिखा रहे हैं, उस नारी शक्ति वंदन अधिनियम की कॉपी दिखा रहे हैं, जिसे आज कानून मंत्री ने लोकसभा में पेश किया है। इसमें जो 5वें नंबर पर लिखा है वो ये कि पहले सेंसस कराया जाएगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, इसके बाद ही बिल लागू किया जाएगा। यानी मोटे मोटे तौर पर आप इसे ऐसे समझिए कि 2024 के चुनावों में महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले जनगणना होनी है। 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है और ऐसा समझा जा रहा है कि 2026 के आसपास से जो जनगणना है वो होगी। 2024 के चुनावों से पहले जनगणना नहीं होगी, जिसकी वजह से आरक्षण लागू नहीं हो सकता है। यानी मोटे तौर पर ये 2024 में ना होकर 2029 के जो चुनाव होंगे उसमें महिला आरक्षण के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी, 33% आरक्षित होंगी। अभी के हिसाब से अगर आप देखें, अभी जो संख्या है उसके हिसाब से अगर देखें तो 181 सीटें हैं जो महिला के लिए आरक्षित हो सकती हैं, अभी के कैलकुलेशन से अगर आप देख रहे हैं तो। देखिए, एक तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर पहले से ही विपक्ष ने माहौल बनाया था, विपक्ष की तरफ से क्रेडिट लेने की राजनीति भी देखने को मिली थी। बाकायदा सर्वदलीय बैठक में भी ये बातें उठाई गई थी कि महिला आरक्षण बिल आ जाए। लेकिन जब ये बिल आ गया है उसके बाद राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बाकायदा कांग्रेस ने अब इस बिल को ही पूरी तरीके से धोखा बता दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में जयराम रमेश ये लिख रहे हैं कि जो बिल लेकर आए हैं, ये बीजेपी सरकार जो बिल लेकर आई है, दरअसल वो जुमला है। उन्होंने कहा कि बिल तो तभी इफेक्टिव होगा जब जनगणना होगी और सरकार को ये बताना चाहिए कि ये जो जनगणना है ये आखिर कब होगी। सरकार को ये क्लियर कर देना चाहिए कि ये जो जनगणना है ये कब होगी, क्योंकि बिना जनगणना के परिसीमन नहीं होगा। परिसीमन नहीं होगा तो महिला आरक्षण बिल, जैसा कि उसके पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है, वो लागू नहीं होगा, महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। इसी को आधार बनाते हुए, इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए जयराम ने ये ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने पूछा है कि जनगणना कब होगी। जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि बिल सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है, जबकि ये लागू कब होगा इसके बारे में कोई तारीख नहीं बताई गई है। तो ये तो बात रही जयराम रमेश के ट्वीट की। लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बोलने के बाद जब नेता विपक्ष यानी एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए, उस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर आपत्ति सत्ता पक्ष की तरफ से जताई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्या कुछ कहा सदन के अंदर, आपको सुनवाते हैं। पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा
थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने की वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो तुमको, अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा हूं, कुछ नहीं कुछ। मुझे समझ में नहीं आता वो क्या समझ के विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूँ, सब पार्टी बोला, मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप, मैं ये देखिए, अरे महिलाएं पीछे हैं, आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकों को आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे थे कि महिला आरक्षण की बात तो ये सरकार कर रही है, लेकिन ओबीसी महिलाओं का क्या होगा, SC/ST महिलाओं का क्या होगा, जिन्हें टिकट देने में भेदभाव किया जाता है। और उनके इसी बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसका विरोध किया और इसका विरोध करते हुए कहा कि आपकी पार्टी में होता होगा, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।